ठीक है, तो हम देखेंगे किसके बारे में, डिक्टेटरशिप के बारे में देखेंगे। डिक्टेटरशिप मतलब क्या होता है, जहाँ पे जबरन जो है उस देश की जनता के ऊपर, उस देश के ऊपर जो है कब्जा कर लिया जाता है, और वहाँ पे जो है कुछ लोग, है ना, कुछ ही लोग मिलके जो है वहां पूरा साम्राज्य चलाते हैं, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है हिटलर है, जो कहाँ पे, जर्मनी, मुसोलिनी कहाँ पे, इटली में। ये लोग जो है बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं, ये आज तक के सबसे बड़े डिक्टेटर रहे हैं हिटलर। अगर इनकी बात किसी ने ना मानी, इनके साम्राज्य में अगर इनकी बात उस जमाने में ना मानी गई थी, तो उस इंसान को जीने का हक बिल्कुल ही नहीं था। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, इन अ डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पावर रेस्ट विथ वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैव ऑब्टेन्ड द पावर बाय फोर्स। मतलब अगर ये डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ क्या है कि यहाँ जो भी पावर्स हैं, जो भी अधिकार है पूरा, वो कि कुछ लोगों के हाथ में या एक लोगों के हाथ में ही रहता है, जो कि वो जबरन ली जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं तो ऐसा क्या हुआ था 2001 में पाकिस्तान के अंदर जो है जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था कि वहाँ की जनता के ऊपर कब्जा कर लिया था, उस देश के ऊपर कब्जा कर लिया था, वहाँ की सरकार को हटा के, और फिर वो वहाँ के डिक्टेटर बन गए थे। उन्होंने कई सालों तक पाकिस्तान को चलाया था। A dictator does not inherit the throne as in the case of monarch। मतलब जिस तरह से जो मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे राजा के बाद उसका उनका बेटा, उसके बेटे के बाद उनका बेटा, उनके बेटे के बाद उनका बेटा, तो ये पुष्ट दर पुष्ट चलता रहता है, वो जो है वो यहाँ पे नहीं होता है। ऐसा कोई भी चीज यहाँ पे नहीं होता है। पीपल हैव नो से इन चूजिंग द गवर्नमेंट। जनता के पास जो है कोई भी ऐसा अधिकार नहीं होता है कि वो सरकार को चुन सके। Those who challenge the authority of the dictatorship have to face the consequences। और जो भी उनके खिलाफ जाता है, डिक्टेटर के खिलाफ जाता है, उनके जान पे बन आती है, उन्हें शायद जिंदा भी नहीं छोड़ा जाता है, बहुत ही रिगरस पनिशमेंट जो है उनको दिया जाता है। पाकिस्तान हैड been ruled by this kind of government for long period। और इस तरह क्या है, पाकिस्तान को जो बहुत सालों तक, मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी, इस तरह से ही चलाया गया था। इटली एंड जर्मनी were also ruled in the same way under मुसोलिनी एंड हिटलर। जैसे मैंने आपको बताया था, मुसोलिनी और हिटलर ने भी इटली और जर्मनी पे जो ऐसे ही कब्जा करके अपने अंदर रूल किया था। अब हम पढ़ें किसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, जो हमारे देश में है, इंडिया में है ना, हमारे कंट्री में है, इंडिया में डेमोक्रेसी, जहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, सरकार को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, और हर एक सरकार को जो है अपनी अपनी काम जो है सौंपी जाती है, अपनी अपनी काम बताई जाती है कि आपको जो है जनता के लिए ये करना है, जनता की भलाई के लिए इस स्वरूप में काम करना है। This is the most popular form of the government. In a democracy, people have the power to choose their own government। कैसे करते हैं हम लोग, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये शब्द कई बार आएगा, ये जीवन भर आपको ये शब्द आता रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब कि जैसे ही आप 18 साल के हो जाएंगे, आप अपने आप को जो है सरकारी खाते में जो है अपने नाम को आप दर्ज करें वहां पे, और जैसे ही आप 18 साल के होंगे, वहां पे आपको एक वोटर आईडी कार्ड मिलेगा, मतलब वोटिंग का एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। उसे देख के, उसे ले जाके आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वहां पे वोट डाल सकते हैं, और आपका नेता कैसा हो वो आप चुन सकते हैं। A democratic government is answerable to the people for its action। और अगर एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो क्या होता है, that is answerable to the people। मतलब कि वो जनता के लिए answerable है। अगर उसने ये काम नहीं किया तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के मुखिया, आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के वार्ड मेंबर, एमएलए, एमपी से पूछ सकते हैं। आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के एमएलए, एमपी से पूछ सकते हैं। आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के एमएलए, एमपी से पूछ सकते हैं। आप अपने कंस्टिट्यूएंट के एमएलए और एमपी से पूछ सकते हैं कि भाई ये काम था, हमने आपको चुना है इसी काम के लिए, आपने ये काम क्यों नहीं किया, है ना, कि हमने आपको इस काम के लिए चुना है तो आपने ये काम क्यों नहीं किया है। हमने आपको इसी एवज में वोट दिया है कि आपने कहा है कि आप हमारी जो है, हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे शहर का विकास करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ आप अपने जाति का विकास करेंगे, अपने जाति के नाम पे वोट ले लेंगे। अगर आप कुर्मी है तो सिर्फ कुर्मी का विकास करेंगे, लाला है तो सिर्फ लाला का विकास करेंगे, यादव है तो सिर्फ यादव लोग का विकास करेंगे। इसलिए वोट उन्हें नहीं दिया जाता है ना, इसलिए उन्हें वोट दिया जाता है ताकि वो समाज के हर तबके के लोग को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी जात से हो, किसी धर्म से हो, उन सब का विकास करें।
इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अब दो तरह के डेमोक्रेसी होते हैं, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एक क्या होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट, और दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एवरी एडल्ट सिटीजन वोट ऑन एवरी इश्यू ऑन विच डिसीजन हैज टू बी टेकन। अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो वहां क्या है, हर एक सिटीजन, हर एक जनता जो है, हर एक इश्यूज पे, हर एक चीजों पे जो है, हर एक चीजें जो बननी है, जो लॉ बननी है, हर एक चीजें जो जनता के अच्छाई के लिए बननी है, उन हर एक चीजों पे जो है हर एक जनता जो है वोट करती है। However, this system works only in small countries. लेकिन ये जो है सिर्फ छोटे देशों में, फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड में हो सकता है, क्योंकि वो छोटा देश है, वहाँ की आबादी बहुत कम है। अगर आप भारत को ले लें तो यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पे तो बिहार की आबादी जितनी है, वहाँ कितने सारे देशों की आबादी बाहर में जो है नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, और बच्चों में भी जितना ज़्यादा बेटा होगा उतना ज़्यादा हाथ होगा कमाने का, उतना ज़्यादा हमें कमा के देगा। पढ़ाई लिखाई तो नाम का ही है कि नहीं। तो और वहाँ पे क्या है कि नहीं, बेटा हो या बेटी हो, एक या दो ही होने चाहिए। पढ़ लिख के उन्हें अच्छा बनाना है, उन्हें काबिल बनाना है, ताकि वो खुद से कुछ कर सके, वो अपने लिए कुछ कर सके, अपने समाज के लिए कुछ कर सके, अपने देश के लिए कुछ कर सके, है कि नहीं। So most countries have the representative democracy in which people elect the representative by voting. हमारे देश में कैसा है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। हम क्या करते हैं, हम अपने गांव से, अपने कस्बों से, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने शहरों से एक ऐसे इंसान को चुनते हैं। अमूमन हमें पढ़ा लिखा इंसान चुनना चाहिए, जो कि होता नहीं है अमूमन। अगर आप हमारे खगड़िया कॉन्स्टिट्यूएंसी की ही बात कर लें तो शायद ही यहाँ कोई नेता है जो पढ़ा लिखा है, और ये बोलने में मुझे कोई संदेह नहीं है ना। जो यहाँ के एमएलए हैं, जो यहाँ के और भी अलग अलग जिला परिषद हैं, वो मुझे पता है कितने पढ़े लिखे हैं, है ना। तो बेसिकली हमें पढ़ा लिखा नेता ही चुनना चाहिए। लेकिन तो इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने गांव से, अपने कस्बे से एक ऐसे नेता को चुनते हैं, एक ऐसे इंसान को चुनते हैं, जिसे हम नेता बनाते हैं। नेता को चुनते नहीं, हम उसे नेता बनाते हैं, है ना, ताकि वो जो है हमारी बातों को पार्लियामेंट में जाके, लेजिस्लेचर में जाके जो है हमारी बातों को रख सके, हमारी दुखों को रख सके, और उस दुख को जो है सुख में कन्वर्ट कर सके, उस दुख को जो है वो उसे बदल सके, ताकि जो है जो वो गांव समृद्ध हो, वो देश समृद्ध हो, है ना, वो कस्बा समृद्ध हो, वो शहर समृद्ध हो, है ना। दिस रिप्रेजेंटेशन टेक डिसीजन ऑन पीपल बिहाफ, और ये जो है जनता की तरफ से जो है डिसीजन लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है आगे चल के और दो वर्टिकल्स में डिवाइडेड है, दो रूप में डिवाइडेड है। एक है इट कैन बी ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना, जो हमारे देश में है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ पे प्रधानमंत्री ही सर्वोपरि है। हमारे देश में क्या है, प्रधानमंत्री ही सर्वोपरि है। हमारे देश में किनकी चलती है, प्रधानमंत्री की चलती है, प्रेसिडेंट की हमारे देश में नहीं चलती है। हमारे देश में प्रधानमंत्री की चलती है। जबकि अगर आप अमेरिका में चले जाएंगे तो वहाँ प्रेसिडेंट की चलती है। जो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, वहाँ पे उनकी चलती है, वहाँ पे उनकी बात मानी जाती है, वहाँ पे वो रूल्स एंड लॉ बनाते हैं। बल्कि हमारे देश में जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो बनाते हैं। और दूसरा क्या है, द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। उसमें क्या होता है, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कई बार बता दिया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि the persons when they become the age of 18 or when they attain the age of 18 they have the right to vote and choose the government that they want, है ना। इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना।
सफरेज और फ्रेंचाइज इज द राइट टू वोट, है ना। पुराने ज़माने में महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे, गरीबों को वोटिंग राइट्स नहीं थे, फार्मर्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे, सिर्फ अमीरों में भी सिर्फ अमीर पुरुषों को वोटिंग राइट्स नहीं थे, अमीर में भी अमीर महिला को जो है वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता, सिर्फ अमीर पुरुषों को ही वोटिंग राइट्स दिया जाता था। सो in India we have universal adult franchise, which means that all the adult citizens of our country have the right to vote। मैंने जैसा आपको बताया, this system is prevalent in most of the countries, बस बहुत सारे कंट्री में यही चीज़ चलता आ रहा है और यही चीज़ है। But it was not always like this. There was a time when the government did not allow women and the poor people to participate। मैंने जैसे आपको बताया, हमेशा से ऐसा नहीं था, महिलाओं ने बहुत इसके लिए लड़ा है, अपने हक के लिए बहुत लड़ा है। आज भी महिलाएं जो है अपने हक के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पुरुष हैं जो मंद बुद्धि हैं, जो दिमागी रूप से, मानसिक रूप से बीमार हैं, जो कि हैं महिलाओं को जो है उनका हक नहीं देना चाहते हैं। ये आपके गांव में भी होगा, शायद आपके शहर में होगा, आपके गांव में होगा, आपके कस्बों में होगा, और कईयों के तो घर में भी ऐसा होगा कि महिलाओं को जो है उनका हक वो लोग नहीं देना चाहते हैं। For example, during the British rule, few Indians had voting rights. The British, जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल थी, जब यहाँ पे ब्रिटिश का शासन था, तो भी बहुत कम लोगों को ही वोटिंग राइट्स था। The British allowed voting rights to men who were educated and who owned property। मैंने आपको बताया, उन्हीं को वोटिंग राइट्स थे जो बहुत पढ़े लिखे थे या फिर जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा हुआ करता था। Since women did not have the right to own property, और महिलाओं को जो है प्रॉपर्टी ओन करने का राइट नहीं था, मतलब उनके नाम पे जो है प्रॉपर्टी नहीं दर्ज हो सकती थी। आज भी आप देखेंगे, अगर घर में बेटा और बेटी है तो सारी प्रॉपर्टी जो है बेटा को दिया जाता है। बेटी को तो यही कहा जाता है कि बेटी तुम तो पढ़ाई धन हो, पता नहीं है उन्होंने कहाँ से पढ़ा है, कि जिस लोग ने भी पढ़ा है, जिस इंसान ने भी पढ़ा है, ये कौन सा ग्रंथ में पढ़ा है, ऐसा मुझे तो आज तक किसी ग्रंथ में ऐसा मिला नहीं, लेकिन शायद हमारी जो देश की जनता है उन्होंने किसी ग्रंथ में ये पढ़ा हुआ है कि बेटियों को कुछ नहीं देना है ना, सिर्फ जो भी है वो सब कुछ बेटा का ही होता है। In the 19th century, reforms were introduced and the voting rights were extended to a large number of people, है ना। 19वीं सदी में क्या हुआ था, बहुत ही बड़ा बदलाव आया और वोटिंग राइट जो है सभी को दिया गया। Although women got the right to own the property, they were still not allowed to vote, है ना। वुमेन्स को जो है प्रॉपर्टी उनके नाम पे तो अब हो गया कि प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट्स अभी भी नहीं था। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में जानते हैं, धारा आर्टिकल 35 यही कहता था, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A यही कहता था कि अगर कोई जम्मू कश्मीर की महिला जम्मू कश्मीर के बंदे को छोड़ के किसी बाहरी देश के किसी और राज्य के बंदे से शादी कर लेगी, इंसान से शादी कर लेगी, तो उसे जो है वहाँ के प्रॉपर्टी से वहाँ से बिल्कुल बेदखल कर दिया जाएगा। It was argued that since the man voted on behalf of the whole family, a woman need not vote, है यही कहा जाता था कि क्योंकि पुरुष जो हैं वही चलाते हैं घर, तो वही वुमन के बिहाफ पे, मतलब वुमन के बदले भी वही वोट करते हैं, महिलाएं के बदले भी। महिलाओं को वोट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अधिकार भी नहीं है, पुरुष कर लेंगे उनका काम भी, है ना। In India, steps were taken to include all sections of society in the election process and universal adult franchise was introduced after independence। हमारे देश में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब राइट टू वोट फॉर एवरी पर्सन, है ना, ये जो है लागू हुआ। ईच पर्सन वन वोट, है ना, हर एक इंसान का एक वोट जो है वो वैलिड है और वो उसका अपना हक है, वो हक जो है उससे कोई नहीं छीन सकता है, वो हक उससे सरकार भी नहीं छीन सकती है, उसका अपना हक है कि वो किसे वोट दे और किसे ना दे। और लेकिन हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि पढ़े लिखे इंसान को अपना नेता चुने, किसी गंवार को अपना नेता ना चुने, जातिवाद पे नेतागिरी ना करें, क्योंकि वो नेतागिरी आपकी भी नहीं हो सकती है। वो नेता अपना घर बना लेगा, अपना जमीन खरीद लेगा, अपना तिजोरी भर लेगा और आपको बस, भले आप उसके जात के भी क्यों ना हो। अगर मैं अभी आपको उदाहरण देना शुरू कर दूं तो कई सारे उदाहरण हैं जो ये हमेशा चिल्लाते रहे कि हम अपने जात के लिए करेंगे, आपके लिए करेंगे, आप हमें वोट दें, और आज खुद ही करोड़ों का गबन करके जेल में बैठे हुए हैं, है कि नहीं। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कृपया करके पढ़े लिखे इंसान को ही अपना नेता चुने। सो बेसिकली दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर द गवर्नमेंट। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स of this chapter, okay, and this chapter will be coming in the test. So thank you to all the students of Pride India Central School and all the students worldwide. Thank you so much
फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। और अभी एक नया बदलाव आने वाला है। सरकार ने जो है शिक्षा नीति में जो है बहुत बड़ी बदलाव की है, यानी इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी कोविड-19 का पैंडेमिक है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, अपने घर वालों का ख्याल रखें, बूढ़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, माता पिता का ख्याल रखें। और पड़ोस में भी जो बात नहीं सुनते हैं, जिन्हें लगता है कि ये बीमारी जो है मुझे नहीं होगा, दुनिया में किसी को भी हो जाए मुझे नहीं होगा, उनको भी समझाएं कि हमें इससे कैसे बच के रहना चाहिए। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द स्टूडेंट्स। Stay home, stay safe. Once again, I am signing off for today's class. This is Engineer Kumar Harshvardhan. So on behalf of Pride India Central School, Rajdham Khagaria, Mehanskut, thank you so much for listening to me patiently. आप सभी का मैं आभारी हूँ। Thank you so much.